हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताती हूँ कि यूपीएससी मैंने कब स्टार्ट करी और मुझे क्या गलत लगा कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था प्रिपरेशन के दौरान। और ये भी कि यूपीएससी अनसर्टेन है। सिलेबस है हमारे पास लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। हम उसे स्पेसिफिक नहीं कह सकते। आई मीन आप जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैंने 2020 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और 2026 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। तो 2026 मेरा लास्ट अटेम्प्ट इसलिए था क्योंकि अटेम्प्ट्स हैं मेरे पास, लेकिन मेरी एज ओवर हो गई है, तो मैं अब अटेम्प्ट नहीं दे सकती। और एज़ यू नो कि 2026 का पेपर कैसा रहा है। तो 2020 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो जब फर्स्ट टाइम मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हैं। मतलब सिविक्स के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। जियोग्राफ़ी का भी नहीं पता था। आपको भी पता है कि 10th के बाद जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं, जियोग्राफ़ी से सोशल साइंस के पोर्शन से उनका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता फिर। तो ऐसा लगता है कि जब चीज़ें पढ़ते हैं आप फिर से, तो आपको ऐसा लगता है कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं, आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं हैं। हाँ, जनरल एक नॉलेज हमें होता है कि ज्योग्राफ़ी में क्या है, सोशल साइंस में क्या है, पूरे पोर्शन में क्या है। आई मीन जीएस में, हिस्ट्री में जो हिस्ट्री पोर्शन है और आपका ज्योग्राफ़ी पोर्शन है, सिविक्स पोर्शन है, इसमें क्या-क्या आता है। ये आपको थोड़ा पता होता है, एक नॉलेज होता है, लेकिन डेप्थ में नहीं पता होता हमें। अब क्या हुआ कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो क्योंकि मैं कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने सेल्फ़ स्टडी से ही करा था। अब उस टाइम को मैं इसलिए सेल्फ़ स्टडी कहूँगी क्योंकि मैंने प्रॉपर बुक से स्टडी स्टार्ट करी थी और 6th टू 12th मैं मैंने बुक पढ़नी शुरू कर दी। अब बुक पढ़नी शुरू कर दी, पर मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि कई सारी चीज़ें तो बिल्कुल हवा में हैं, नहीं समझ में आ रहा था। तो उसके बाद फिर अ, क्योंकि 2020 की बात है, तो एज़ यू नो कि कोविड चल रहा था उस टाइम पर, तो मेरे घर में थोड़ा हेल्थ इश्यू आ जाता है। अब वो थोड़ा हेल्थ इश्यू काफ़ी लेंथी हो जाता है, मतलब 3-4 महीने तक कंटिन्यू चलता है। और जब लॉकडाउन ओपन होता है, तो फिर वो कंटिन्यू 2 साल का ट्रीटमेंट बन जाता है मेरी फैमिली में। अब कंटिन्यू 2 साल का ट्रीटमेंट होने के कारण मुझे ही वो ध्यान देना पड़ता है, और क्योंकि उसमें बेड रेस्ट भी रहता है मेरी मम्मी का, और तो सब कुछ मैं सब छोड़-छाड़ के, पढ़ाई छोड़-छाड़ के, और जब आप बुक से पढ़ रहे होते हो तो आपको समय चाहिए होता है, और कंसिस्टेंसी अगर आपकी ब्रेक हुई तो आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था वो आपको हल्का याद रहता है, आपको अच्छे से याद नहीं रहता है। आपको फिर से वही चैप्टर समझ लीजिए पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा मेरा 2020 का अटेम्प्ट ऐसे ही चला गया। 2021 आता है और जैसे मैंने बताया कि 2 साल ट्रीटमेंट चलता है कंटिन्यू, कभी 7 दिन का बेड रेस्ट, कभी 15 डेज़ का बेड रेस्ट, कभी 1 मंथ का भी बेड रेस्ट रहा। तो इस चक्कर में घर पे ही पूरा मेरा घर के ही काम-काज में मेरा ध्यान रहता था। ऊपर से मैं जिस लोकेलिटी में हूँ वहाँ पर कभी पानी का प्रॉब्लम है, कभी बिजली का प्रॉब्लम है। इतने कंजेस्टेड घर हैं कि अ, एक घर में अगर अब कुछ थोड़ी भी तेज़ आवाज़ में बात हो रही है या टीवी भी चल रही है, तो आपको सुनाई देगी। अब ऐसा चलता रहा तो 2022 आ गया। 2021 को भी मैं स्किप करूँगी क्योंकि 2 साल ट्रीटमेंट चला, तो 2022 आ गया। 2022 आ गया तो एक पता है, आप सोच नहीं सकते, पर एक मेंटालिटी है। अ, अगर कम पढ़े-लिखे लोग अगर आपके आस-पास में हैं, तो उनकी एक मेंटालिटी होती है कि पढ़ने वाला बच्चा जिसकी ग्रेजुएशन हो गई हो, मैं सारे पढ़ने वाले बच्चों की बात नहीं कर रही। जो स्कूल कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही, जो कॉलेज कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो जो सेल्फ स्टडी भी नहीं कहूँगी मैं, जो एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, और वो कौन से एग्ज़ामिनेशंस हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या होता है ना कि जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की आप तैयारी करते हो और आप 1 साल आपने अटेम्प्ट दिया, 2 साल आपने अटेम्प्ट दिया, आप अटेम्प्ट दे रहे हो लेकिन आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप अटेम्प्ट ही दे रहे हो। तो लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि आप फ्री हो, आप पढ़ाई नहीं करते। लिटरली मेरे साथ यही हुआ है। तो 2022 में मेरे साथ यही होता है, और मेरे रिलेटिव आ जाते हैं और उनकी हेल्थ इश्यू को लेके, उसमें मेरे 2 महीने चले जाते हैं। अब आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपको पता होगा कि 1 दिन का
1 दिन का, जस्ट 1 दिन का गैप भी अगर यूपीएससी में हो जाता है प्रिपरेशन के दौरान, तो कवर करना आसान हो जाता है। बट थोड़ा आप पीछे चले जाते हैं, और क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आप दोनों प्रिपरेशन को साथ में लेके चलते हैं, प्रीलिम्स को भी, मेंस को भी। तो वैसे ही आप जब साथ में लेके प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इवन कि हम मेंस के मैं अपना बताती हूँ, मैंने मेंस के सिलेबस को ही फ़ोकस करके और मैंने प्रीलिम्स का भी कवर करने की कोशिश करी। मैंने, क्योंकि प्रीलिम्स का आपको सिलेबस पता ही है, उसमें कितने ही पॉइंट्स दिए हैं, उसमें सब्जेक्ट्स का नाम दिया है। आपको स्पेसिफिक बताया नहीं गया है कि आपको क्या पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, हम किसको अपना फ़ोकस एरिया बनाते हैं, हम बनाते हैं हमारे मेंस के सिलेबस को। तो वैसे ही मैंने भी किया। अब क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो डेप्थ में, एक-एक टॉपिक उठा के आप पढ़ रहे होते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि कई सारी चीज़ें आपको ना ज़ीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। आपको नहीं समझ में आता है कि एकदम से आपने उठाया है तो आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अगर आप उठा रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब आपको यही नहीं पता है विंड क्या है, एयर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, करंट्स किसको कहते हैं, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस क्या होते हैं। अब यही मेरे साथ रहा। 2022 ऐसा चला गया, वो अटेम्प्ट भी खराब हो गया मेरा, वेस्ट हो गया। अब ये 3 अटेम्प्ट्स के दौरान मैं आपको बताऊँ तो मेरा रिज़ल्ट जब भी आता था यूपीएससी का, तो मेरे माइनस में मार्क्स आते थे। लिटरली मेरे माइनस में मार्क्स आते थे, जीएस में भी और सीसेट में भी, दोनों में। अब क्या होता है, 2023 आता है। मुझे थोड़ा-सा मार्जिन मिलता है पढ़ाई करने के लिए, थोड़ा समय मिलता है, और मैं पढ़ाई करनी शुरू करती हूँ। इस बार मैंने थोड़ा-सा अलग किया, और वो ये किया कि मैं जहाँ रह रही हूँ, मतलब जिस घर में मैं रह रही हूँ, अ, वो नीचे फैमिली मेरी रहती है, ऊपर रेंट पे दिया हुआ था। तो जो टेनेंट्स थे, तो चढ़ाव हम चढ़ते हैं, तो चढ़ाव के पो आपने देखा होगा, चढ़ाव चढ़ते हुए एक बीच में पोर्शन आता है जो ओपन होता है, और जिसको नॉर्मली हम लोकल लैंग्वेज में टावर कहते हैं। तो वो टावर के नीचे मैं बैठती थी, और मैंने वहाँ पर मेरी 4 महीने की स्टडी करी, क्योंकि घर के काम भी मुझे सँभालने होते थे। मैंने 4 महीने में मेरा, आप बिलीव करेंगे, मेरा पॉज़िटिव में रिज़ल्ट आ गया था। उस साल मेरा पॉज़िटिव में रिज़ल्ट आ गया था। मैं 30 मार्क्स अराउंड मैं जीएस में करके आई थी। सीसेट में मेरा 20-28 ही गया था, इससे ज़्यादा नहीं मैं कर पाई थी। क्योंकि उस टाइम तक मेरा ना तो आरसी अच्छा था, ना मेरा मैथ अच्छा था, तो इस वज़ह से नहीं हो पाया। 2024 आता है, और मैं फिर से स्टडी करती हूँ, और फिर से प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि 2020 स्टार्ट करा, 26 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। बाय ऐज मेरा लास्ट अटेम्प्ट 26 होना ही वाला था। अब 2024 था, बहुत करीब है, तो इस साल क्या होता है कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो जाती है, और बीच में फिर मुझे है ना 1 महीने का गैप करना पड़ता है। अब जब आप 1 महीने का, लिटरली आप 1 महीने का गैप करते हैं, आप बहुत हल्का-हल्का पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके पीछे रह जाते हैं। आपका सिलेबस कंप्लीट होने में प्रॉब्लम होता है, मुझे हुआ है, क्योंकि देखिए मेरे बेसिक्स कभी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। यहाँ तक कि अ, मुझे तो साइंस में भी नहीं कुछ आता था, सच बता रही हूँ, मेरे को जनरल साइंस का कुछ नहीं पता था। अ, प जब मैंने 6th की बुक उठाई थी, तो मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया था कि शायद मैं पहली बार ये किताबें पढ़ रही हूँ, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, वहाँ पर नहीं हुई अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाते थे। फ़ोकस बच्चों पे, टीचर्स का उन पे ज़्यादा होता था जो टॉपर्स होते हैं। आई डोंट नो क्यों टीचर्स ऐसा करते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं, बस उन्हीं पे ही फ़ोकस रहता है उनका, बाकी अगर कोई क्वेश्चन भी कर रहा है, तो उसको ये नहीं बताएँगे कि यहाँ से स्टार्ट करो उसको, और ये बोल देंगे आपको इतना भी नहीं आता। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब यही बता दो ना कि बेटा, अगर केमिस्ट्री का ये पोर्शन नहीं आ रहा है, या साइंस का ये पोर्शन नहीं आ रहा है, तो आपको कहाँ से सीखना होगा? तो बच्चा अपनी पुरानी किताबें उठा के वहाँ से स्टार्ट कर लेगा। जैसे मैंने 2024 का बताती हूँ, तो मैंने कोचिंग देना बच्चों को शुरू किया था। मेरे पास एक 10th की स्टूडेंट थी, उस साल उसका 10th था, और 2 महीने बचे थे। उस बच्ची को केमिस्ट्री नहीं, उसका कंप्लीट था, और उसको केमिस्ट्री नहीं आता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 6th क्लास से केमिस्ट्री, साइंस का जो जितना भी पोर्शन होता है, जब से साइंस स्टार्ट होती है, तो साइंस के मैंने जहाँ-जहाँ भी केमिस्ट्री का पोर्शन आता था, मैंने उसको वहाँ से उसको करवाया, और 7 दिन के अंदर उसके बेसिक्स क्लियर करवा दिए। भाई, टीचर बता दे बच्चे को कि बेसिक्स कैसे क्लियर करने, ठीक है, बच्चा डम्ब है, आपको लग रहा है बच्चा डम्ब है, आपकी नज़र में बच्चा डम्ब है, उसको नहीं आता है कुछ भी, तो आप बता दो ना कि कहाँ से करे। बच्चा खुद भी कर सकता है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हमें छोटी क्लासों पे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, हम तो कर ही लेंगे, छोटी क्लास से हम कर लेंगे। जिस क्लास में हम होते हैं उसी क्लास से हमको डर लगता है, लेकिन छोटी क्लासों से हमें डर नहीं लगता। तो ऐसे मैंने भी अपने बेसिक्स क्लियर करे, और फिर क्योंकि
पता नहीं क्यों, पर मैं बच्चों को जब पढ़ाती थी तो मुझे अच्छे से समझ में आता था। लेकिन जब मैं खुद पढ़ती थी तो मुझे यूपीएससी के क्वेश्चंस को और मैं मेरे स्टडी को मैं रिलेट नहीं कर पाती थी। जो मैं पढ़ रही हूँ उसको मैं क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पाती थी। और क्योंकि गाइडेंस था ही नहीं बिल्कुल भी, तो और कोचिंग भी मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, ना ऑनलाइन मेंटरशिप थी, ना ऑफलाइन मेंटरशिप थी, कोई आसपास में बताने वाला भी नहीं। पूरे मेरी फैमिली में पहली स्टूडेंट, पहला बच्चा मैं हूँ जिसने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी, सिविल सर्विसेज की। अब क्या होता है कि मुझे हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायक सर मिलते हैं और उनसे मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ। उनका हिस्ट्री पढ़ाने का जो तरीका है वो लिटरली बेस्ट है। आपको नहीं भी आता है तो आपको आना चीज़ें आनी शुरू हो जाएगी। अब हिस्ट्री मेरा वैसे कंप्लीट होता है। और जियोग्राफी में मैं अनिरुद्ध मलिक सर हैं, वो अनअकैडमी के साथ पहले काम करते थे। तो उनसे मैं फिज़िक्स अपना जियोग्राफ़ी पढ़ती थी। अब उनका जियोग्राफ़ी पढ़ाने का तरीका भी मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा। उस टाइम का मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि अब पेपर डिफ़िकल्ट हो गया है। तो उस टाइम पे वो जब वो ज अभी तो मैं उनसे सच में भी इस बार मैं पढ़ी नहीं हूँ। इस बार तो मैं इस साल 2026 में मैंने सुदर्शन सर से क्लासेस ली थी। सुदर्शन सर की सारी फ्री क्लासेस ली थी, यूट्यूब वाली भी और अनअकैडमी की ऐप पे जो फ्री क्लासेस होती है वो। और बिलीव मी कि मुझे पूरा वर्ल्ड मैप याद है, मुझे पूरा इंडिया का मैप याद है, मुझे कॉन्सेप्ट्स याद है, करंट्स याद है, सब याद है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब यूँ समझ लीजिए कि मॉर्फ़ोलॉजी का पोर्शन, क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन और ओशिनोग्राफ़ी का पोर्शन, ये तीनों मैंने सुदर्शन सर की क्लासेस से ही कवर करे हैं और मुझे तीनों के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब और हिस्ट्री मैंने इस बार सानिल नागरे सर हैं, वो स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते हैं। तो मैंने उनसे ही एंशिएंट मिडिएवल और अपना मॉडर्न कंप्लीट किया था, उनके उनके लेक्चर से। तो 2024 भी समझ लीजिए ऐसे ही चला जाता है। और पर हाँ, उस साल रिज़ल्ट पॉज़िटिव में रहता है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। अब आता है 2025, क्योंकि मेरा सेकंड लास्ट अटेम्प्ट होता है तो मैं पूरा फ़ोकस उसी पे करती हूँ। पापा का ऑपरेशन भी हो चुका होता है, मम्मी भी ठीक हो गई है, पापा भी ठीक हो गए। अब कोई इतना हेडेक नहीं रहता है। तो मैं अपनी प्रिपरेशंस स्टार्ट करती हूँ। और घर के थोड़े फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ ऐसे हो जाते हैं कि मैं उन पे ज़्यादा फ़ोकस करने लग जाती हूँ और घर के कामों पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मैं कैसी लोकेलिटी में रहती हूँ, तो यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि रात में 3 बजे नल आ रहे हैं, 2 बजे नल आ रहे हैं, पीने का पानी आपको 4-4 दिन बाद मिल रहा है। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ों पे मतलब आप डिस्टर्ब रहते ही हो। हाँ, वो डिस्टर्बेंस से मेरे को थोड़ा पुश मिलता था, मैं और मेहनत करती थी। तो 2025 ऐसा गया और लास्ट में मैंने फिर थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और 2025 में मेरा सीसेट जो है वो 62.5 मार्क्स पे पहुँच गया और जीएस जो है वो मेरा पहुँच गया था मेरा जीएस 48 मार्क्स पे। अब इतना मैं मतलब कवर कर चुकी थी, लेकिन मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। एज़ यू नो कि वास्ट सिलेबस है, हमें करने में बहुत समय लगता है। फिर जी उस इंसा बच्चे को तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा जिसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है और वो सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो ये साल मैंने सेल्फ स्टडी नहीं करी है। सेल्फ स्टडी क्योंकि आप उसी को कहते हैं ना, भई आप खुद ही पढ़ रहे हो, खुद ही रिसर्च कर रहे हो, खुद ही सब कुछ जान रहे हो, देख रहे हो और फिर आप पढ़ रहे हो, उसको सेल्फ स्टडी कहते हैं। तो मैंने सेल्फ स्टडी नहीं कहूँगी मैं इसे। हाँ, ये है कि टीचर जो पढ़ाते थे वो मैं करती थी। पर ऐसा है कि जब आप सुदर्शन सर से पढ़ते हो ना, लिटरली आप बहुत आप एनलाइटमेंट आपको फ़ील होता है और उनका जो एक तरीका है वो आपको स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता। वो कहते हैं रिवीजन करने का तरीका आप जो करते हो वो गलत है। वो सच में लिटरली हम जो करते हैं रिवीजन का तरीका हमारा गलत होता है। किताबें सामने लेके पढ़ते रहना ये रिवीजन नहीं होता है। उनका जो तरीका था रिवीजन करवाने का वो ये था कि आपने अगर आज लेक्चर लिया है, आप शाम को सोने से पहले बिना देखे लिखो। जो आपका मिस हो गया है उसको आप देखो और फिर दूसरे दिन आप सुबह उठो जब फिर से आप लिखो बिना देखे, और क्योंकि जो आपने मिस कर दिया था आपने फिर से उसको देख लिया है, पढ़ लिया है, तो अब आप वो मिस नहीं करेंगे सेकंड रिवीजन में। ऐसे ही मैंने सच में भी अपना जियोग्राफी पूरा वैसे ही कंप्लीट किया। तो मेरा इंडियन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी मेरा कंप्लीट था। और पॉलिटी मैंने सर का नाम सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। स्टडी के आईक्यू पर ही पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पॉलिटी पढ़ाते हैं, लिटरली बहुत अच्छा पॉलिटी पढ़ाते हैं। उनसे मैंने पॉलिटी कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपना इकोनॉमिक्स जो है वो मैंने फिज़िक्स वाला है, उस पे सर हैं शिवम सर, उनसे मेरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया था मैंने, उनके लेक्चर से इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया था, तो मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट था इस साल। और 2025 में
अधूरा सिलेबस था, तो मैंने इस बार तय कर लिया था कि मैं मेरा सिलेबस कंप्लीट करूँगी। अब क्या होता है कि जैसे 2025 का पेपर मैं देकर आती हूँ, सेम डे से मैं उसी शाम से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। मैं 1 दिन का या 1 घंटे का भी गैप नहीं करती। मैं सीसेट करके आती हूँ, घर जैसे ही घर आती हूँ और मैं सीधा अपने रूम में आके, क्योंकि जैसे मेरा रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया, तो मेरे घरवालों ने क्या किया था कि उनको समझ में आ गया था कि मैं छत पे बैठ के पढ़ती हूँ, तो मेरा पेपर मतलब पॉज़िटिव आए मार्क्स मेरे, तो उन्होंने ऊपर का कमरा जो है हमारा वो खाली करवा दिया था मेरे लिए। तो मैं 2.5 साल से ऊपर ही रह रही थी। पर क्योंकि फैमिली हेल्थ इश्यूज़ के कारण, रिलेटिव हेल्थ इश्यूज़ के कारण मेन तो, इस चक्कर में मैं प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पाई और मैंने 2026 में फिर से प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट करी। 2025 का पेपर देकर आई जब मैं उसके बाद। अब क्या होता है, फिर से एक रिलेटिव आ जाते हैं मेरे घर में और मैं फिर से प्रिपरेशन है ना मेरी 3.5 महीने के ड्रॉप में चली जाती है। मतलब देखिए, क्या होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपका एक टाइमिंग शेड्यूल बना होता है और आप जब सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहे होते हैं, तो आपका पूरा शेड्यूल रहता है। अब उसमें से 1-2 चीज़ें भी अगर आपकी छूट जाती है, मान लीजिए, तो आप ना बैक में आ जाते हैं, आप का रह जाता है, वो पेंडिंग रह जाता है। और पेंडिंग को आप कैसे करेंगे जब कोई आपके साथ ही आपके कमरे में ही रह रहा है और उस इंसान का शेड्यूल बना हुआ है, वो प्रॉपर अपने टाइम पे सोता है, अपने टाइम पे उठता है, तो आप कैसे ही कर पाएँगे? फिर आपको उनका ख़्याल भी रखना है क्योंकि वो एजेड हैं, तो अब कोई बुज़ुर्ग आपके साथ रहेगा तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि मतलब हमें किसी की हेल्थ का ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब आपका लास्ट ईयर हो, लास्ट अटेम्प्ट हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मैंने कहीं बहुत पहले सुना था कि यूपीएससी एक तपस्या की तरह है। जैसे बच्चे पहले गुरुकुल में जाके प्रिपरेशन करते थे, यूपीएससी वैसी ही है और ये मैंने फ़ील करी है, लिटरली मैंने फ़ील करी है। फिर मेरी प्रिपरेशन थोड़ी लेट हो जाती है। मेरा रोज़ का टाइम रहता था, आसिम सर का फिज़िक्स वाला पे रोज़ करंट अफ़ेयर्स आता है और वो अर्ली मॉर्निंग आता है, आपको भी पता है। मेबी आपको पता ही होगा, तो मैं वो लेक्चर लेती थी। जब उनका आना हुआ, मेरे जो रिलेटिव हैं, उनका जब मेरे घर में आना हुआ, तो मैं सुबह का वो लेक्चर स्किप करना पड़ता था क्योंकि मैं उनके काम करती थी सुबह-सुबह, तो वो मेरा स्किप हो जाता था। वो स्किप हो जाता था तो मेरा करंट अफ़ेयर्स फिर मेरे को पूरे दिन टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैं मेरे जीएस कोर सब्जेक्ट्स कर रही होती थी, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था। अब क्या होता है कि ऐसे करके मेरे कुछ पोर्शन तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन मेरा अधूरा रह जाता है। और क्योंकि बीच में कभी-कभी डॉक्टर के पास लेके जाना, उनका ध्यान रखना, पूरी तरह से पूरा-पूरा दिन उन्हीं में एंगेज हो जाता था। तो कई बार तो ऐसे 3-3 दिन क कंटिन्यू चले जाते थे और मैं सिर्फ़ जब फ्री होती थी तभी मैं फ़ोन से थोड़ा बहुत देख लेती थी। तो इस वज़ह से काफ़ी गैप हो गई मेरी। अब क्योंकि जब आप फंडामेंटल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि एक लिंक होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट्स में ना, तब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं और वो लिंक मेरी नहीं बन पाई। फिर 3.5 महीने करीब बीत गए, सितंबर करीब में मैंने उन्हें ठीक वो हो गए और वो घर चले गए। अब अ, अब क्या होता है कि सितंबर उनके जाने के जस्ट 15-20 दिन बाद मेरी मम्मी की हिस्टेरेक्टॉमी वो हो जाती है, फिक्स हो जाती है, हिस्टेरेक्टॉमी करवानी पड़ती है। तो वहाँ फिर 1 महीना वैसे निकल जाता है। हालाँकि उस टाइम पर मेरा भाई घर पे रहता है, तो वो मेरी काफ़ी मदद कर देता है। मुझे पढ़ने का थोड़ा समय मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, क्योंकि मुझे मेरे फंडामेंटल्स याद ही रहते हैं, तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ और तब तक मैं सुदर्शन सर की क्लासेस मैंने नहीं ली थी। सुदर्शन सर की क्लासेस में आपको बहुत कुछ पता चलता है। उनकी एक बात मुझे आज भी याद है कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, लेकिन आपको कुछ-कुछ अगर याद है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करना है, आपको रिविज़न करने की ज़रूरत है। और मैंने यही गलती करी। क्योंकि उनके लेक्चर मैंने दिसंबर एंड में लेने स्टार्ट करे, तो अ, तब तक मैं अपना हिस्ट्री पढ़ रही थी और वो भी ज़ीरो से। लिटरली मतलब मुझे सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी मैंने ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया। गलती मेरी ये रही। तो आप समझ सकते हैं, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मेरा ऐसे खराब हो गया। खराब ही कहूँगी मैं उसे, क्योंकि देखिए, एक तो रिवीज़न करने का तरीका नहीं पता था तब तक, क्योंकि सुदर्शन सर की क्लास में मुझे रिवीज़न करने का तरीका पता चला। तो उसे रिवीज़न करने का तरीका नहीं पता था, तो मैं उसको रिवाइज़ कैसे करती थी, जैसे हम ट्रेडिशनली करते हैं ना, एक मिथ हमने पाल रखा है कि बस किताबें खोलो और रिवाइज़ करो, बिना देखे लिखने वाला कोई कांसेप्ट नहीं। तो वो नहीं हुआ था, तो वो 3 महीने मतलब मैं उनको वेस्ट ही मानूँगी अपने। फिर सुदर्शन सर की जब क्लासेस ली, तो कुछ पहली 1-2 क्लासेस के बाद उन्होंने बच्चों को ऐसे बताया
बच्चे पूछते थे कि सर कैसे याद करना है, कैसे रिवाइज़ करना है, ये तो बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तो वो बताते थे उस टाइम पर। मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाती थी उनकी, क्योंकि जो मैं देखती थी वो रिकॉर्डेड लेक्चर होते थे उनके, आई एम सॉरी, वो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर होते थे। तो अब क्या होता है कि मैं मुझे रिवीजन करने का तरीका पता चल जाता है, और आप मान बिलीव नहीं करेंगे, फ़रवरी तक मेरा पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। एक-एक कांसेप्ट मुझे पता होता है, और मैंने इतने अच्छे से रिवीजन किया होता है, इवन कि यू डोंट बिलीव दिस कि मैं चलते-फिरते जहाँ पर भी, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे होंगे पीछे, ये वाला तो अभी नया लिया है मैंने। अब बताती हूँ इसके बारे में, कहानी है। तो ये वाला जो है, ये बैनर वाला, अ, इस पे मैं लिखती थी चलते-फिरते। इवन मैं फ्रेश होने भी जाती थी, तो मैं वहाँ दीवारों पे लिखती थी। मैं चॉक रख लिया था मैंने, मैं हाथ भी, कहीं पर भी मैं फ्री नहीं रहती थी। मैं हर जगह फ़ोन को तो मैं बिल्कुल, देखिए फ़ोन मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती, मेरी आदत ही नहीं है फ़ोन यूज़ करने की। तो बहुत सस्ते टाइप के फ़ोन यूज़ करती हूँ मैं, और कुछ मेरे फ़ोन में चलता नहीं है। सोशल मीडिया से तो मैं कई सालों से दूर हूँ। मतलब 2015 के बाद मैंने कभी सोशल मीडिया ऐप ऑपरेट नहीं किया, और तब तो सिर्फ़ फ़ेसबुक हुआ करता था। तो फ़ेसबुक अकाउंट तब जो डिलीट किया है, तब से कभी नहीं ओपन किया मैंने। और मेरा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, तो इस वजह से मुझे यूपीएससी के बारे में लेट पता चला। तो फ़ोन तो मैं यूज़ करती ही नहीं थी, तो मेरा बस एक ही काम था, हाथ में मेरे हर समय चॉक रहता था। जब भी मैं इधर-उधर कहीं जा रही हूँ, फ्री हूँ, यहाँ तक कि मैंने दरवाज़ों को नहीं छोड़ा, मैंने दरवाज़ों पे भी लिखा है मैंने, जहाँ मैं खड़ी होती थी मैं वहाँ लिखना शुरू कर देती थी। इस तरीके से मेरा जियोग्राफ़ी बेस्ट तरीके से ना प्रिपेयर हो गया। अब मुझे टेंशन होने लगा कि क्योंकि जो तरीका सर ने बताया, उस तरीके से मेरा हिस्ट्री कंप्लीट नहीं था, और तब तो मैंने पॉलिटी तो छुआ भी नहीं था, इकोनॉमिक्स भी नहीं छुआ था। तो फिर क्योंकि फ़रवरी फर्स्ट वीक, सेकंड वीक आ जाता है, और मैं डर जाती हूँ। 18th फ़रवरी थी, मुझे अच्छे से याद है, और मेरा जियोग्राफ़ी का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, और मैं उस टाइम पे टेंशन में आ जाती हूँ कि अगर मुझे दिसंबर एंड से फ़रवरी सेकंड वीक लग गया अगर सिर्फ़ जियोग्राफ़ी कंप्लीट करने में, तो इसका मतलब ये है कि बाकी के जो मेरे सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, उसमें मुझे कितना समय लगने वाला है। अब क्या होता है कि मैं फिर फ़ोकस एरिया मेरा क्या हो जाता है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो क्लियर थे ही, तो फ़ोकस एरिया मैंने क्या करा, पीवाईक्यू बेस्ड कर लिया। अब पी क्योंकि समय इतना कम था, फ़रवरी आ गया था, फ़रवरी, मार्च और अप्रैल, अब बचा ही कितना समय था, मई में तो पेपर ही आ जाता है, फिर आपको मॉक्स भी लगाने होते हैं। तो मैं चलते-फिरते मॉक लगाती थी। यूपीएससी की मुझे एक वो मिली थी, एक एप्लीकेशन है, यूपीएससी की नहीं है वो, बट यूपीएससी बेस्ड है। तो वो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो उसपे पीवाईक्यूज़ के साथ-साथ नॉर्मल क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वो कुछ ₹300 महीना, कभी ₹300 3 महीने के लेते हैं। तो मैंने लास्ट में ही बस उसी टाइम पे मैंने फ़रवरी, मार्च में उसको परचेज़ किया था, और मैं चलते-फिरते फिर उससे मॉक लगाती थी। तो मेरे छोटे-मोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते थे, जैसे पॉलिटी के हो गए, इकोनॉमी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, तो वो मेरे वैसे मैं रिवाइज़ करती थी। अब क्या होता है कि क्योंकि मैं पीवाईक्यू बेस्ड ही मैंने प्रिपरेशन करी, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हाँ, मुझे सब कुछ आता है, अब अपने को कोई टेंशन नहीं है, और जीएस ऐसे कंप्लीट हो गया था। सीसेट क्योंकि मेरा ऑलरेडी 62.5 तक था, तो मुझे थोड़ा ही कवर करना था, तो मैंने, और आरसी पे बहुत, क्योंकि मेरी आरसी पे अच्छी कमांड हो गई थी, 2025 में मेरी आरसी पे बहुत अच्छी कमांड हो गई थी। तो मैंने इस बार मैथ पे फ़ोकस करा, और मैथ का जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस पे मैंने ध्यान दिया। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, लिटरली मतलब नंबर सिस्टम के भरोसे मैं, नंबर सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया, इनके भरोसे मैं पेपर में गई थी इस बार। और जैसा आपको पता है यूपीएससी ने क्या किया है इस बार, एटलीस्ट एक बार नोटिफाई करना चाहिए। नहीं तो सैंपल पेपर तो कम से कम करना चाहिए। मुझे पता है कि यूपीएससी मतलब इंडियाज़ टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो उसको कैसे ही वो डिस्क्लोज़ करेगा कि हम भैया ये पूछने वाले हैं तुमसे। बट फिर भी मुझे लगता है कि एक सैंपल पेपर तो आप पता ही बना ही सकते हैं, एटलीस्ट बच्चे को पैटर्न पता चल जाए। क्वेश्चंस तो देखिए हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कौन से आएँगे, कौन से नहीं आएँगे। जैसे इस बार एंशिएंट से पूछ लिए, इतने सारे क्वेश्चंस एंशिएंट से आए, वो भी ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आए कि एक जो उनका ट्रेडिशनल है वो तो है ही, वो सप्त सिंधु वाला वो तो है ही उनका। पर एक क्वेश्चन सही करने से तो पेपर नहीं निकलता है ना, कट ऑफ तो क्लियर नहीं होता है एक क्वेश्चन से। जियोग्राफी के भी इस बार कम क्वेश्चंस आए, पॉलिटी के तो क्या-क्या नहीं सोच रखा था, आई मीन कितना हुआ है देश में, तो पॉलिटी पे तो ज़्यादा क्वेश्चन बनने चाहिए थे, बट नहीं बने, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो जैसे अब मैंने बताया पहले आपको कि 2026 मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अब क्योंकि इतना मैं जान गई हूँ कि अगर आपने प्रिपरेशन अगर अच्छे से करी है, तो आप हारते नहीं हैं।
और यही थोड़ी उम्मीद है मुझे कि मे बी शायद इस बार मेरा पेपर क्लियर हो जाए प्रीलिम्स। अब लेट्स सी क्या होता है। अगर नहीं होता है तो मैंने इसीलिए ये बोर्ड परचेज़ किया है ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ। अ, देखो अब क्या होता है, बट मैं तो यही कहूँगी उन बच्चों से जिनके पास समय है, उनको मैं यही कहूँगी कि ये सच में भी तपस्या है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है कि हमें क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होता है। और अगर हम हैक भी कर ले इसका पैटर्न, जैसे कर चुके हैं हैक, लिटरली हम कर चुके थे हैक, अगर हम हैक भी कर ले तो वो देखिए अपना पैटर्न कभी भी चेंज कर सकता है और वो क्वेश्चन के वेटेज भी कभी भी चेंज कर सकता है। तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिए, और अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो मैं आपको इससे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा समय जा चुका है, प्लीज़ अपना समय मत गवाइएगा। फंडामेंटल्स बुक से स्टार्ट करो, नहीं हो बुक से भी पढ़ो, क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स बुक से भी पढ़े हैं और टीचर से भी पढ़े हैं। और प्लीज़ टॉपर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे शुरू के कई साल ऐसे ही बर्बाद हुए हैं, जो सेल्फ स्टडी के नाम पर वो कभी यूट्यूब का नाम नहीं लेते हैं ना, प्लीज़ आप बताइए कि आपने यूट्यूब से पढ़ा है। मैं इतना जानती हूँ कि अगर आपकी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो आप बुक से क्या ही पढ़ लेंगे और आप कितना ही यूपीएससी को समझ लेंगे कि उसका पैटर्न क्या आएगा। तो प्लीज़ टॉपर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी वो कहें कि हमने सेल्फ स्टडी करी है तो एटलीस्ट सोर्स बताएं। हालांकि अब कुछ टॉपर्स बताने लगे हैं, बट 2020 में मैंने जितने भी टॉपर स्टॉक्स देखे हैं लिटरली किसी ने नहीं बताया, सब कहते थे सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी। बच्चा सेल्फ स्टडी में आपको नहीं पता है, जो जिसके पास कम समय है वो तो खो ही जाएगा ना, क्योंकि मुझे तो वैसे ही लेट पता चला, तो मेरे पास तो समय ही नहीं बचा था। ऊपर से घर की जिम्मेदारी ऐसी, जैसे मैंने बताया कि आप जॉब छोड़ के अगर घर में कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आपको ऐसी समझेंगे कि आप तो फ्री हो। लिटरली मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप फ्री हो क्या? भाई एक पढ़ने वाला बच्चा कैसे फ्री हो सकता है? तो बेहतर है आप गायब हो जाओ। सच में आप गायब हो जाओ, आप सबके लिए गायब हो जाओ, तब जाके आपका पेपर निकल सकता है। वो इंटेलिजेंट होंगे भाई जो निकाल लेते हैं पेपर इसके साथ। हाँ, मेरे लिए तो मुश्किल हुआ है, तो जो है सो यही है कि मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हुआ, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे कई बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे। ऐसे ही तो 5.5 लाख बच्चे जो इस साल बैठे हैं, 5.3 अराउंड कुछ लाख है, 29 अराउंड कुछ लाख स्टूडेंट्स बैठे हैं, उसमें से कुछ ही का क्यों हो रहा है, बाकी का क्यों नहीं हो पा रहा है? तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चा स्ट्रगल कर रहा है ना, और उसे नहीं पता चल रहा है कि कहाँ वो लैक कर रहा है। तो कुछ समय बैठो, अपने आप की खामियों को पहचानो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी एक गलती बताऊँ तो मैं ना कहना नहीं सीखी। ना कहने का जो मेरे अंदर गट्स आया है, वो मेरे अंदर मिड 2025 में आया, जबकि मेरा काफ़ी समय जा चुका था, तब मेरे अंदर ना कहने का है। उसके बाद से मैं तो आज भी ना कह रही हूँ। इवन कि मैं मेरी अब तो मेरी प्रिपरेशन हो गई है, अब देखते हैं रिजल्ट्स क्या रहता है, उसके हिसाब से मैं फिर मेंस की तैयारी करूँगी। बट फिर भी मैं अब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी ना कह देती हूँ। हाँ, पेरेंट्स को मत कहो, पेरेंट्स का मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी भाई, वो आपकी लाइफ लाइन है, लाइफ सोर्स है वो आपका, आपके जीने का उद्देश्य ही वही है। मेरे लिए तो देखिए वही है। तो मुझे लगता है हर बच्चे के लिए पेरेंट्स ही सोर्स होते हैं ना जीने, उनके अलावा और फिर दुनिया में बचा ही क्या है? तो उनको ना नहीं कहूँगी, पर हाँ, सच में अगर आपको कोई रिलेटिव ऐसा समझ रहा है कि आप तो फ्री हो, तो प्लीज़ उनसे कह दो भाई हम नहीं है फ्री। नहीं कह सकते तो फ़ोन उठाना बंद कर दो, आपको कॉल करना बंद कर देंगे वो, ये करो। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट उन बच्चों के लिए जिनका पेपर अच्छा गया है। मेरा तो एवरेज गया है, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, बाय।